नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इस लेक्चर का एजेंडा हमारा जो है वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सीखना। हम सीखेंगे गोल्डन रूल क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पिछले पार्ट 2 में यानी पिछले लेक्चर पार्ट 2 में हमने एक सीखा था कि अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो सबसे पहला टास्क नंबर 1 था आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, टास्क 1 था कि पहले ये देखो, कोई ट्रांजेक्शन देख करके ये पहचानो कि कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। उसके 10-11 एग्जाम्पल भी हमने देखे, बाकायदा आपको समझाया कि कौन सा अकाउंट प्रभावित हो रहा है, किसको रियल कहें किसको नॉमिनल, वो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमारा काम है लर्न द गोल्डन रूल। हमें गोल्डन रूल समझना है, यानी टास्क नंबर 2 है हमारा कि हम गोल्डन रूल सीखेंगे और कैसे इस रूल को अप्लाई किया जाए वो भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो कह रहा है कि रूल हैव बीन फ्रेम्ड फॉर द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कैसे जो है डेबिट और क्रेडिट सही से किया जाए उसके लिए रूल बनाए जा चुके हैं। ये बहुत पुराने समय से अच्छी खासी रिसर्च वगैरह करके बनाए गए हैं। मतलब जब पिरामिड वगैरह होते तो उस समय से ये चलन में है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आकर के गोल्डन रूल का शेप लिया हुआ है। इन्हें हम इन रूल्स को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। कौन से? ये जो रूल बनाए गए हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के, डेबिट और क्रेडिट के लिए। और ये रूल जो है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में यूज करते हैं। 2 अप्रोच है अकाउंटिंग की, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। हमारे पास में सिलेबस में जो मैं देख रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है, वही हमें सीखना है। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में फ्रेंड्स क्या है, गोल्डन मतलब सुनहरा होता है, मतलब गोल्ड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। 3 अकाउंट है हमारे पास में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों के लिए ही अकाउंट मतलब जो है गोल्डन रूल होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 3 गोल्डन रूल हमारे पास होते हैं। 3 गोल्डन रूल हमारे पास होंगे, पर्सनल का अलग, रियल का अलग और नॉमिनल का अलग। तीनों हमें इस लेक्चर में अच्छे से सीखना है, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट के लिए है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही रूल है। अब यूं समझ लीजिए जैसे मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं इन 3 रूल को आपको उच्चारण में ले आना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में डेबिट द रिसीवर आ ही जाना चाहिए, डेबिट द गिवर नहीं आना चाहिए। मतलब इंश्योर करना होगा आपको कि ये चीज़ आप इंश्योर करिए भाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या कोई लॉजिक लड़ा लीजिए जैसे भी आपको समझ में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये होता है इसका फंडा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो DR डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर साहब, तो डेबिट द रिसीवर, जैसे भी आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। एक याद रख लीजिए, डॉक्टर में डेबिट द रिसीवर हो गया, तो दूसरा क्या होगा भाई, क्रेडिट। अगर ये रिसीवर है तो दूसरा गिवर ही होगा। एक याद रखेंगे तो चल जाएगा काम, जैसे भी आप याद रख पाए, पर रखिएगा जरूर ताकि एग्जाम में गलती ना हो। क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से मुंह से निकल गया डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, निकल जाएगा, क्योंकि एकदम मैच करता रहता है, सिंक करता रहता है, तो ऐसे में गलती होने के चांस होते हैं, तो ये अवॉइड करना है। वैसे भी अगर वहाँ से ध्यान दो, जो हमने सीखा था कि अगर आपके खाते में कोई चीज़ आती है, ध्यान दो, रिसीवर, कोई चीज़ 2 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आता है, तो खाते में क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब क्रेडिट नहीं, अकाउंटिंग में डेबिट होगा। हो गया ना। अगर कोई 10,000 रुपये तुमने अपने खाते से किसी को दे दिए तो तुम्हारा खाता क्या होगा सर, डेबिट हो जाएगा 10,000 से। तो अकाउंट में क्या होगा, जस्ट उल्टा, क्रेडिट होता है। जैसे भी, मतलब देयर आर मैनी वेज टू रिमेंबर, पर याद रखना होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का फार्मूला याद रखेंगे हम। डेबिट द अकाउंट ऑफ पर्सन हु रिसीव समथिंग, उस व्यक्ति का अकाउंट हम डेबिट करेंगे जैसे कुछ रिसीव होगा, और उस व्यक्ति का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे जो कोई चीज़ देगा, जो कोई चीज़ देगा। समथिंग का मतलब सिर्फ रुपया ही नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर यानी कि जिसको कुछ रिसीव हो रहा है, जो कोई चीज़ पा रहा है उसको डेबिट करिए, और जो कोई चीज़ दे रहा है उसको क्रेडिट करिए। ये हो गया गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं तो चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी ऑन क्रेडिट
20,000। हमने गोपी से क्रेडिट पर 20,000 रुपए का सामान खरीदा है। तो अब पहले ये ध्यान करो इसमें कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए हमें दिख रहा है परचेज गुड्स, जिसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, और हमारे पास एक व्यक्ति है गोपी। गोपी का नाम हम यूज करेंगे, गोपी का अकाउंट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उधारी पर सामान खरीदा, उसको याद रखना पड़ेगा वापस लेने के लिए। तो दो अकाउंट हमने पहचान लिए कि ये परचेज अकाउंट है और ये गोपी अकाउंट, दो अकाउंट हमारे प्रभावित होंगे। ये हमने एज पर लेक्चर 2 सीखा हुआ है कि कौन से दो अकाउंट प्रभावित होंगे, वो हमने सीख लिया। अब सवाल ये है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्या परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे कि गोपी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, वही सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, अगर आप जो है गुड्स खरीदते हैं गोपी से क्रेडिट पर, उधारी पर, जो दो अकाउंट प्रभावित होंगे वो कौन से होंगे, गुड्स अकाउंट या गुड्स परचेज अकाउंट, और दूसरा गोपी का अकाउंट। राइट, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज ना लिख करके हम सीधे परचेज अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि हम उसी गुड्स को खरीदेंगे, उसी को बेचेंगे जिसकी हमारी कंपनी है, जिसकी हमारी दुकान है। और गोपी का अकाउंट प्रभावित होगा। गोपी का अकाउंट कैसा अकाउंट है भाई, पर्सनल अकाउंट है। देखो हमारे दो अकाउंट कौन से प्रभावित हो रहे हैं, परचेज अकाउंट, परचेज हमारा एक खर्चा है सो नॉमिनल अकाउंट, और गोपी हमारा पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट के लिए हमने क्या सीखा, अभी पर्सनल अकाउंट के लिए सर हमने रूल सीखा है DR, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे गिवर को। सवाल यह है कि इसमें गोपी क्या है। सर हम गोपी पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गोपी का अकाउंट पर्सनल है, इसलिए हम पर्सनल अकाउंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। सर परचेज वाले पर डिस्कस कर लेते हैं, करेंगे सर जब नॉमिनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, उसका गोल्डन रूल पढ़ाऊंगा तब करूंगा, अभी नहीं करूंगा आपके लिए। ठीक है, अभी नॉमिनल अकाउंट चूंकि हमने पढ़ा नहीं उसका गोल्डन रूल, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम पूरा मेजर फोकस अपना पर्सनल अकाउंट यानी गोपी के अकाउंट पर करेंगे। अब थोड़ा सोच के देखो कि गोपी यहां पर गिवर है कि रिसीवर है। फर्म ने क्या किया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना फ्रेंड्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या हुआ है, कंपनी ने गुड्स खरीदे हैं। इसका मतलब मान लो ये गुड्स है, तो गुड्स कंपनी में आए होंगे, सीधी सी बात है। गुड्स क्या हुआ, कंपनी में आया है। किसने दिया, सर गोपी ने दिया है। ये गुड्स जो कंपनी में गुड्स आया है वो किसने दिया, सर गोपी ने दिया है। तो इसका मतलब गोपी क्या है, सर गिवर है, दिया है उसने। हाँ गोपी क्या है, एक गिवर है सर। सर टेकर नहीं होगा। अभी 20,000 का क्या, क्रेडिट का क्या, सर सोचिए, थोड़ा समझिए, एनालाइज करिए भावनात्मक तौर पर। क्या हो रहा है, गुड्स अगर खरीदे गए, अगर आपकी कंपनी ने गुड्स खरीदे हैं, तो मान लो गोपी के पास गुड्स रहे होंगे। मैं मान लेता हूँ ये गोपी का गोदाम है, ये गोपी का गोदाम है, हियर इज अ गोदाम ऑफ गोपी। अब गोपी से अगर आपने गुड्स खरीदे तो ये गुड्स अब आपके पास आ गए। ठीक है, तो कंपनी में आया क्या, बिजनेस में क्या आया, गुड्स आए। क्या आया, गुड्स आया, और बदले में किससे हमने रिसीव किया, किसने दिया हमें, गोपी ने हमें दिया। तो गोपी हमारा गिवर हो गया सर, क्योंकि उसी ने गुड्स दिया है हमको। ठीक है, अब सवाल ये है सर कि गोपी को तो 20,000 रुपये मिलेंगे, तो गोपी तो रिसीवर हुआ सर। आपके मन में आएगा, आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत है। आपके मन में आना चाहिए सर कि गोपी जो है भले ही 20,000 रुपये क्रेडिट पर दे रहा है, लेकिन गोपी को 20,000 मिलेंगे भी तो वो तो रिसीवर हुआ सर, गिवर तो है। चलो गिवर तो आप कह रहे हो गुड्स का गिवर है, ठीक है, लेकिन रिसीवर भी बन रहा है सर। गोपी तो 20,000 रुपये रिसीव करेगा, सही बात है। तो सर फिर गिवर क्यों कर रहे हैं, रिसीवर करिए। नहीं सर, समझिए, थोड़ा सा लॉजिक समझिए इस बात का। क्या इसी समय गोपी को जो है 20,000 मिल रहे हैं, नहीं सर, नहीं। जवाब आया नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सर क्रेडिट पर बात हुई है, उधारी पर बात हुई है, तुरंत नहीं मिल रहा है। इस बात से, इस लाइन से, इस ट्रांजैक्शन से गोपी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक उधारी बन जा रही है उसकी कि हाँ 20,000 भविष्य में मिलेगा। तो चूंकि कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में गोपी रिसीवर नहीं हुआ। अगर कुछ रिसीव करता तो रिसीवर होता, रिसीव ही नहीं कुछ कर रहा है, सो गोपी गिवर ही होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। मतलब एकदम इनिशियल स्टेज है, इसलिए मैं आपको हर एंगल से सोचने के लिए तैयार करवा रहा हूं कि आप सोचें कैसे कैसे सोचना है। ठीक है, तो यानी कि गोपी हमारा गिवर हो गया। गोपी ने हमें गुड्स दिए हैं, हमें गुड्स दिए हैं, गुड्स हमने खरीदे गोपी से, गोपी ने हमें गुड्स दिए हैं, तो गोपी गिवर हो गया। इसीलिए गोपी हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, गोपी भाई गिवर है हमारा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। दैट्स वाई जो है हमारा गोपी का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि गोपी गिवर है। अब बड़ा ही सिंपल सी बात है कि भाई एक अकाउंट में दो ट्रांजैक्शन, दो मतलब अकाउंट, मतलब एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं।
अगर सर एक क्रेडिट होगा तो दूसरा पक्का है कि डेबिट होगा। हम सीखेंगे, रूल भी सीखेंगे, बट बड़ा ही लॉजिकल सी बात है कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो इसलिए अगर हमारा गोपी का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो पक्की बात है कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा, भले ही हमें नॉमिनल का रूल पता हो या ना पता हो। ठीक है, तो ये एक तरीके का हैक है, एक तरीके का चालाकी है कि हम चालाकी करके दूसरे अकाउंट में क्या होगा वो जान सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। सिंस गोपी इज गिवर ऑफ दिस इन दिस ट्रांजेक्शन हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। चूंकि गोपी गिवर है, कैसे गिवर है मैंने आपको समझाया। आपके मन में ये भी जो सवाल आया था कि सर उसको तो 20,000 मिलेंगे, हाँ मिलेंगे सर, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, इस ट्रांजेक्शन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो रिसीवर नहीं बन पाएगा, जैसे ही मिलेगा तुरंत रिसीवर बनेगा, कोई डाउट नहीं। अगली एंट्री वही है ही। आइए देखते हैं। अब देखिए गोल्डन रूल मैंने लिख दिया है आपको, यही डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के हिसाब से। गिवर हमारा गोपी है, दैट्स वाई वी हैव रिटन द क्रेडिट। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जब तक हम 4 से ट्रांजेक्शन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें गोल्डन रूल बार बार लिखते रहना होगा। बाद में फिर ये सब चीज़ें, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं है, इतना ज़्यादा ये एक पेज नहीं लगता इस चीज़ को करने में, लेकिन इनिशियल स्टेज है, समझना है तो थोड़ा सा डिटेलिंग, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पेज लगते हैं। कैश इज पेड टू गोपी। अब देखो यहाँ कह रहा है कि कैश पे कर दिया गया गोपी को 20,000 रुपये। अभी पिछली ट्रांजेक्शन में हमने उधार लिया था, यहाँ गोपी को 20,000 रुपये दिए। तो पहला सवाल, कौन से 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं सर? मैं देख पा रहा हूँ कैश और दूसरा गोपी, बस 2 ही अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने कैश अकाउंट लिख दिया, हमने गोपी अकाउंट लिख दिया। कैश चूंकि एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया, गोपी चूंकि व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ये बातें हम पार्ट 2 में सीख चुके हैं, यहाँ तक तो कोई नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ यहाँ शुरू होती है। अब इसमें गोल्डन रूल लगाओ, हमारा गोपी क्या है यहाँ पर, पहले ये पता करो सर कि गोपी क्या है, गिवर है कि रिसीवर है। बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस ने क्या किया, 20,000 रुपये कैश अपने खजाने से निकाले और ले जाकर के गोपी को दे दिया। तो गोपी क्या हुआ, गिवर या रिसीवर? 20,000 रुपये गोपी रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? सर रिसीव कर रहा है। देखो कैश पे किया गया है बिजनेस द्वारा गोपी को, तो कौन रिसीव कर रहा है कैश को, बिजनेस या गोपी? सर गोपी। सो गोपी इज रिसीवर और डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत इस अकाउंट, अब गोपी का अकाउंट डेबिट होगा। पहले वाले में आपको मैंने बताया था ना, यही बात बताई थी। अब इस अकाउंट, इस ट्रांजेक्शन में देखो गोपी को रिसीव हो रहा है, देखो रिसीव हो रहा है तो वो रिसीवर बना, और रिसीवर बना तो अकाउंट डेबिट किया। पिछले वाले ट्रांजेक्शन में भले ही 20,000 का क्रेडिट खड़ा हो रहा था लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो वहां पर गिवर बना था। ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या कठिनाई है? मेरे हिसाब से तो भाई कोई डिफिकल्टी नहीं दिख रही, बहुत आसान सी चीज है ना? सरल है कि नहीं सरल है भाई? देखो बस। अच्छा सर ये कौन सा कैश अकाउंट है? कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। अभी हमने रियल का गोल्डन रूल नहीं सीखा है, तो कोई बात नहीं, नहीं सीखा है सर। अगर ये डेबिट हो रहा है तो पक्की बात है कि कैश अकाउंट हमारा, सॉरी क्रेडिट होगा, उल्टा दूसरा वाला है ना, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये रूल ही है। सो ये हम मान कर चलेंगे कि भाई कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने वही जर्नल सी बात बताई कि जिस व्यक्ति को कुछ फायदा मिलता है, बाबू भैया पैसा मिलेगा, पैसा प्रॉफिट मिलेगा, फायदा होगा, पैसा मिलेगा, तो अगर पैसा मिलेगा तो डेबिट होगा। तो दस द अकाउंट ऑफ अ पर्सन इज डेबिटेड विथ एनी बेनिफिट दैट सच पर्सन रिसीव्स। जब भी कोई पर्सन कोई बेनिफिट रिसीव करेगा तो ऐसे व्यक्ति का खाता डेबिट होता है। और अगर कोई बेनिफिट जो है दिया जाता है, इम्पार्ट किया जाता है, गिव अवे किया जाता है, आपके खाते से जाता है, तो उसका खाता क्रेडिट कर देते हैं। ये हम सब सीख चुके हैं। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत हम चलते हैं। डीआर से हम याद रखेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर में डेबिट द रिसीवर होता है। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट पकड़ते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमने बेसिकली समझ लिया है, 2 एग्जाम्पल आपको करवा दिए। जो चौथा पार्ट होगा, अगला पार्ट होगा, उसमें हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी हम केवल बेस बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लाए हैं। आप समझ लें पहले चीज़ों को, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। ओके, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या होता है? रियल अकाउंट हमारे एसेट होते हैं, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई। इसमें रूल है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला क्या था? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो थोड़ा लॉजिक लड़ा के, क्रेडिट द गिवर कह लो और चाहे क्रेडिट व्हाट गोज आउट कह लो। ठीक है, तो सीजी से हम पहचान सकते हैं। डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
और यहाँ पर डेबिट नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका क्रेडिट द गिवर है, इसका क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, तो इसका गोज आउट है तो इसका व्हाट कम्स इन, डीसी है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। याद रखना जैसे भी तुम्हें याद रख सको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतनी बार यूज करेंगे कि याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर फिर भी तर्क के तहत भी देख लेते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आएगा, जो एसेट आएगा, जैसे आपके घर में फ्रिज आया, दहेज में फ्रिज आया, तो आपका खाता डेबिट होगा। अगर आपने पंखा दे दिया किसी को, पंखा बेच दिया, तो आपका खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो जो कुछ भी आएगा डेबिट होगा, जो कुछ भी जाएगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब वैसे भी ध्यान दो, अगर तुम्हारे खाते में 2 लाख रुपए आते, रिसीव होते, तो तुम्हारा खाता क्या होता, 2 लाख रुपए तुम्हारे खाते में क्रेडिट होते। लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ 2 लाख रुपए अगर आएगा तो उल्टा डेबिट होगा। अगर तुम अपने खाते से 10,000 रुपये अपने दोस्त को ट्रांसफर करके दोगे तो तुम्हारा खाता डेबिट होगा, यहाँ नहीं होता, यहाँ क्रेडिट होता है। तो जो चीज़ तुम्हारे खाते से जाएगी वो क्रेडिट होती है। वैसे भी समझ लो, अकाउंट अपने अकाउंट से ध्यान करके भी देख सकते हो, जो एसएमएस तुम्हें मिलते रहते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी आएगा, फायदा मिला, कमाई हुई, फायदा मिला, कमाई हुई, डेबिट मार देंगे। गया हमारे हाथ से, क्रेडिट मार देंगे। नियम यही होता है। ये नियम केवल एक ही जगह नॉमिनल अकाउंट में फेल होगा, बाकी अदर जगहों पर फायदा आया डेबिट, फायदा गया क्रेडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेबिट द अकाउंट ऑफ द थिंग्स दैट कम इन, उन चीज़ों का अकाउंट डेबिट करो जो आती हैं, जो बिजनेस के अंदर आ रही हैं, और उन चीज़ों का अकाउंट क्रेडिट करो जो चीज़ें हमारे बिजनेस से बाहर जाती हैं, दूर जाती हैं। उदाहरण के लिए परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। देखिए ये हमने देखा भी था पिछले पार्ट में। तो हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, किससे, राज फर्नीचर से। तो पहला सवाल ये होगा आपके दिमाग में, कौन से 2 अकाउंट। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट होगा, दूसरा हमने कैश में परचेज किया है तो हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। सर राज फर्नीचर क्या, भाई नगद में ले आया हूँ, राज को क्यों याद रखूंगा, नगद में डीलिंग हो गई, आई डोंट केयर अबाउट द राज, ठीक है। तो राज नहीं प्रभावित होगा। तो हमारे साथ 2 अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट प्रभावित हो गए, ठीक है। अब अगर हम देखें फर्नीचर और कैश, ठीक है, तो फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट। कैश हमारा क्या है, एसेट है, रियल अकाउंट। अब सवाल यह है कि क्या बिजनेस में आ रहा है और क्या जा रहा है, यही, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पता करो कि आ क्या रहा है। तो हमने फर्नीचर खरीदा है कंपनी के लिए, तो कंपनी में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा कि नकदी आएगी, नहीं सर, फर्नीचर आएगा और नकदी खजाने से जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये इन हो रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये गोज आउट हो रहा है, राइट, ये आउट हो रहा है, क्या, कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और कैश हमारी जेब से जा रहा है, हमारे खाते से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो फर्नीचर का अकाउंट फ्रेंड्स जो है डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। या इसमें से कोई एक पता कर लो, हमें ये पता चल गया कि भाई फर्नीचर जो है चूंकि आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर फर्नीचर डेबिट होगा तो पक्की बात है, दूसरा पता ना हो तो भी अगले को क्रेडिट कर देना बिना पूछे हुए, ठीक है। एक समझ लिया, मतलब एक ट्रांजेक्शन में, किसी ट्रांजेक्शन में एक पकड़ लो कोई चीज़ जो तुम्हें सरल लगे कि हाँ ये आसान, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ फर्नीचर आ रहा होगा, तो बाकी का इग्नोर मार दो, काम चल जाएगा तुम्हारा तब भी, ठीक है। तो ये हो गई हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट का फंडा। हम ये पता कर पा रहे हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर फर्नीचर कैश से परचेज किया जाता है तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखें, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, तो अगेन यहाँ 2 अकाउंट कौन से प्रभावित हो रहे हैं, एक तो गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट प्रभावित होगा, और दूसरा कैश में किया है तो कैश अकाउंट होगा। सर व्हाट अबाउट करीम, नाम तो यहाँ दिया है लेकिन हमने चूंकि उधारी पर कोई लेन देन नहीं की है तो हमारे लिए करीम मुद्दा नहीं है, करीम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब सेल्स हमारा चूंकि इनकम है, कमाई होती है बेच करके, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश चूंकि हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट हो गया। अभी हम रियल अकाउंट सीख रहे हैं इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रियल अकाउंट, अब सवाल ये है कि रियल अकाउंट कैश होता है, कैश के लिए गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम ये पता करें कि हमारा कैश आ रहा है कि जा रहा है ना, यही तो पता करेंगे भाई। देखो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, सर क्यों कैश ही क्यों, गुड्स क्यों नहीं,
सर क्योंकि गुड्स के लिए तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट चल रहा है ना, हमको बात किसकी करनी है, रियल अकाउंट की। और रियल अकाउंट के लिए जो आपका गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई इसीलिए हम सर कैश आ रहा है कि जा रहा है देखेंगे, ठीक है। तो चलो चले जाओ यहाँ। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, अगर करीम को कैश में गुड्स बेचे हैं, कोई सामान तुम बेचोगे तो बदले में तुम्हें कैश मिलेगा, तो कैश आ रहा है, कैश 25,000 रुपये आ रहा है। कमिंग फायदा, बाबू भैया 25,000 मिले, 25,000 मिले, अगर मिले डेबिट मार दीजिए, ठीक है, खुशी जाहिर करिए, आ रहा है। बाबू भैया 25,000 कमा लिया हमने, अक्षय कुमार बोलता है बाबू भैया बहुत पैसा होगा तो वही है तो 25,000 रुपये आए तो खुशी मनाओ, डेबिट मार दो, ठीक, क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई बिलीव सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें एक जो है नॉमिनल अकाउंट है, एक जो है रियल अकाउंट है, तो भाई हम दोनों रूल लगाते हैं। नॉमिनल के लिए नॉमिनल का अकाउंट रूल लगाएंगे, रियल के लिए रियल का रूल लगाते हैं, ओके। क्योंकि अभी हमने नॉमिनल सीखा नहीं है तो इसलिए हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, जब नॉमिनल सीखेंगे तो यूज करेंगे, ओके। अगर ऊपर मैं चलूँ, ऊपर चलते हैं, कोई एक अकाउंट लेते हैं जिसमें आपका जैसे ये है। अब ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है। पहले हमने गोपी पर डिस्कस किया था कि कैश पे किया गया है गोपी को, कैश अकाउंट और गोपी अकाउंट दो अकाउंट प्रभावित हुए थे। गोपी चूंकि एक व्यक्ति था, पर्सनल अकाउंट था, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत हमने देखा था कि गोपी को 20,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया था। मैंने वही बताया था कि ये अकाउंट पक्का है कि क्रेडिट होगा, क्यों होगा वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ आइए कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो कैश का क्या हो रहा है, कैश इज पेड टू गोपी, बिजनेस से कैश 20,000 रुपये लिया और दे आए गोपी को, कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां से भाई कैश जा रहा है तो आउट हो रहा है, गोज आउट, अगर गोज आउट है तो क्रेडिट करेंगे, देखो हो गया ना क्रेडिट, ठीक है। आप समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो मतलब एक अकाउंट में अगर, मतलब एक ट्रांजैक्शन में अगर दो तरीके के अकाउंट है तो दोनों के लिए हम लॉ लगा लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिखाई दिया कि किसी एक से भी काम चल जाता है, पर ठीक है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों पर रूल लगाते हैं, ठीक है। चलो करीम वाला हो गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स नाम करने वाले अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी बताया था वो यहाँ फेल करेगा। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का अकाउंट होता है, सैलरी हो गई, रेंट हो गए, ये सारे अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। जितना भी खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डेबिट करते हैं, जो भी इनकम होती है और गेन होता है उसको क्रेडिट करते हैं। ये तुम्हारा देखो बैंक अकाउंट से मैच कर रहा होगा। तुम्हारे खाते में कोई इनकम हुई, कोई गेन हुआ, तुम्हारी सैलरी आई तो क्रेडिट करते हैं, देखो चाहे, है ना। जब भी आपकी सैलरी 60,000 आती है तो क्रेडिट होती है, तुम्हारी इनकम 60,000 है वो क्रेडिट हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट हमारा कहीं ना कहीं एक्चुअल बैंक अकाउंट जो हमारा खाता होता है बैंक का उसको फॉलो करता है। ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी तक तो हम सीख रहे थे कि जो कुछ भी जो है मतलब डेबिट क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बिजनेस में आती है तो डेबिट होती है, कोई भी प्रॉफिट बेनिफिट आता है तो डेबिट होता है ना, इन अंदर आए, और कोई चीज़ जाती है हमारे यहाँ से तो हम क्रेडिट करते हैं, यही सीखा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर। उल्टा कैसे हो रहा है, खर्चा और लॉस हो रहा है, आ थोड़ी ना रहा है, तो जा रहा है। देखो खर्चा और लॉस क्या है, एक तरीके से जा रहा है, और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन डेबिट होता है, ठीक। थोड़ा सा पेचीदा है, समझना मुश्किल होगा, फिर भी मैं एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं ये बिजनेस को मिलते हैं कैसे सर, क्या बकवास कर रहे हैं, लॉस कैसे मिलेगा, खर्चे कैसे मिलेंगे सर। देखो बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। तो अगर बिजनेसमैन में सोचो कि जो है 1,00,000 रुपए लगाए, ठीक, 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाई, कैपिटल लगाया, और अगर उसको 10,000 रुपए का बेनिफिट होगा, 10,000 का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपये बिजनेस से ले लेगा। तो क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ बिजनेस का, गया, बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ, गया, चला गया सर। देखो आपका जो इनकम थी वो चली गई। मैंने क्या कहा था कि अगर कुछ आए, बाबू भैया पैसे मिलेंगे तो डेबिट करिएगा, अगर खाते से जाए तो क्रेडिट करिएगा। अगर हमारे पास से जाए तो देखो
10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, बेचारा लेकर चले गए बिजनेसमैन, तो चला गया उसके पास से। जो इनकम है और जो गेन है वो चली जाती है, कौन ले लेता है? बिजनेसमैन। और जो एक्सपेंस है और जो लॉस है वो हम वसूलते हैं, कौन? बिजनेस वसूलता है बिजनेसमैन से कि भाई तू दे। समझ रहे हो? 60 करोड़ लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में लॉस हो गया, 80 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो 20 करोड़ रुपए जो है वो बिजनेसमैन से वसूलेगा कि भाई कहीं से लाओ, 20 करोड़ लाओ, नहीं तो बिजनेस बंद हो रहा है, बर्बाद हो जाओगे। तो ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं ये बिजनेसमैन से रिकवर किए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ आ रही है बिजनेस में है ना, वो चीज़ जो है डेबिट होती है। तो भले ही ये एक्सपेंस और लॉस है, लेकिन इस एंगल से सोचोगे, ज़्यादा उसमें मत जाना कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर समझ में आया हो तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो कन्फ्यूजन मत पालना। सरल से समझ लो कि भाई जितने भी एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ठीक है, दूसरी तरीके से याद रखना चाहो तो तुम्हारे जो एक्चुअल बैंक अकाउंट जैसा चलता है ये वो ऐसा ही चलता है, नॉमिनल अकाउंट। अगर खाते में पैसा आएगा, तो क्रेडिट होगा, अगर खाते से पैसा जाएगा तो डेबिट होगा। जैसा वो मतलब एक्चुअल जो बैंकिंग चलती है हमारी उसके जैसा ही चलता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट उनको डेबिट किया जाता है, एक्सपेंस और लॉसेस को, और जितने भी जो है इनकम और गेन होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पेड सैलरी टू क्लर्क, पेड सैलरी टू क्लर्क ऑफ 25,000। तो पहला सवाल ये है कि सर दो अकाउंट कौन से प्रभावित हो रहे हैं? तो मुझे दिख रहा है भाई सैलरी पे की गई है। अब कहीं भले ही कैश ना लिखा हो, लेकिन 25,000 रुपये नगद में ही दिए गए हैं। अगर यहाँ चेक वगैरह लिखा होता तो बैंक यूज हो जाता, लेकिन कहीं लिखा नहीं तो कैश हो गया। ठीक है, भले ही कहीं नहीं लिखा है, कैसे दोगे सैलरी? भाई या तो उसके खाते में डाल दो, तो अगर खाते में डाला होता तो यहाँ लिखा होता कि भाई चेक किया या ट्रांसफर किया उसके बैंक अकाउंट में डाला, तो बैंक यूज कर लेते अगला अकाउंट। नहीं लिखा है तो कैश मान लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे। तो एक सैलरी अकाउंट प्रभावित हो गया, एक कैश अकाउंट प्रभावित हो गया। ठीक है, कितना? 25,000 रुपये। अब देखो सैलरी अकाउंट क्या है? हमारा खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश हमारा अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 25,000 रुपये जा रहे हैं, खर्चा है हमारा। ठीक है, और जो हमारे खाते से जाता है उसको हम डेबिट करते हैं। बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह सोच लो, यहाँ पर आसान हो जाएगा। बैंक अकाउंट से तुम्हारे 25,000 रुपये देने पड़े सैलरी के लिए किसी को, तो तुम्हारे खाते से गया, डेबिट कर दो। देखो वैसे भी डेबिट करते हैं क्या? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। तो चूंकि हमारा सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा देखो कैश अकाउंट का क्या है? कैश हमारा रियल होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस फंडे से देखो कैश क्या हो रहा है, सैलरी पे की है 25,000 रुपये नकदी, तो खजाने से 25,000 निकाल करके किसी को दे दिया है, अपने क्लर्क को दे दिया, तो खजाने से पैसा गया हुआ है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा गोज आउट के तहत। बोलो फिट बैठ रहा है ना? एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी दिखाया। और ना करना चाहो, ये इतनी गणित ना लगाना चाहो, तो भाई सीधी सी बात है, ये डेबिट होगा तो ये 100% क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इफ़ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क, द टू अकाउंट इन्वॉल्व सर, सैलरी अकाउंट मैंने बता ही दिया कि इसमें दो अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा होता है हमारा, क्योंकि सैलरी पे जाती है, ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके तहत डेबिट हो जाएगा, इसलिए ये अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हमने दो अकाउंट पहचानना सीखा कि कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। फिर वो दो अकाउंट पहचान लिए जब, तो उनको देखा ये किस टाइप के अकाउंट हैं, नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है। और फिर उसके बाद में अकाउंट पहचानने के बाद हमने उस पर गोल्डन रूल लगा दिए, और उस गोल्डन रूल से हमने पता कर लिया कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पूरी प्रक्रिया यही चल रही है अभी तक। ठीक है, अब देखिए एक जो है क्वेश्चन है, मतलब एक इसी में एग्जाम्पल और है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 इन कैश। आपके बैंक खाते में या आपके खाते में 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आया हुआ है कैश के रूप में, खाते में नहीं आया है। 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला कैश में, किसी को तुमने वैसे ही उधार दे रखा है सेठ साहूकार के तौर पर, और 10,000 रुपये का ब्याज आया है। तो कैसे अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे? तो पहला तो इंटरेस्ट हमें मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी कई जगहों पर यूज हो जाता है। और दूसरा हमें कैश मिला है, तो हमारे दो अकाउंट फ्रेंड्स पता चल गए कि भाई इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट प्रभावित होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ये भी मैं कह रहा हूँ कि कई जगहों पर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट भी यूज कर लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट हमारे प्रभावित हुए। इंटरेस्ट हमारा चूंकि क्या है,
रिसीव हुआ है तो इनकम है, इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट होती है। क्या होती है? इनकम और गेन नॉमिनल अकाउंट होती है, और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। अब जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो इनकम हुई है तो हम क्रेडिट कर देंगे, इसीलिए क्रेडिट कर दिया। अब अगर इसको क्रेडिट कर दिया है तो दूसरा जो है डेबिट हो जाएगा, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। लेकिन आइए इसको इधर से भी ऐसे और कर लेते हैं। कैश अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 इन कैश, बिजनेस में 10,000 रुपये आए हैं। देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, तो 10,000 रुपये आया हुआ है नकदी, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपये आए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, तो इन हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, ठीक। उससे भी कर सकते हैं, जैसे भी समझ में आए। कान इधर से इधर से, जिधर से तुम्हारा मन करे भाई पकड़ो, सब चीज़ें आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब तीनों जो है आपके गोल्डन रूल्स फ्रेंड हमने करवा दिए, ठीक है। अब समझ में आया इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा, अब मान लो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन बनेगी आपको, इसीलिए मैंने कैश में पहले करवा दिया। इंटरेस्ट कैश में रिसीव हुआ है 10,000 का, तो इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट बना। अब सोचो कि ये लिखा हो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 इन बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट अकाउंट प्रभावित होगा, और बैंक में मिला है तो बैंक अकाउंट प्रभावित होगा। क्यों सर? इसीलिए करवाया। देखो 10,000 रुपये कैश में मिले थे तो हमारा कैश अकाउंट प्रभावित हुआ था और इंटरेस्ट अकाउंट प्रभावित हुआ था। अब कैश ना मिल करके अगर बैंक के खाते में आ गया, जैसे आपके मन में ये आएगा सर कि बैंक का ही तो खाता होता है, उसी में इंटरेस्ट भी तो आता है। बात मेरी समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे तुम्हारा एक सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट कहलाएगा और उसी बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट अलग चीज़ होगी, बैंक अकाउंट अलग चीज़ होगी। बस ये समझ करके चलोगे तो कन्फ्यूजन मिट जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट अलग चीज़ है और बैंक अकाउंट हमारी अलग चीज़ है। हाँ, आ रहा है बैंक अकाउंट में ही इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट अलग चीज़ मानेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट अलग मेंटेन करेंगे। कितना, जैसे हम ये पता करना चाहें कि हमें पूरे साल में हमारे बिजनेस को कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? बैंक अकाउंट में देख करके नहीं, हम उसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी अलग होता है और इंटरेस्ट पेड अकाउंट भी अलग होता है। कितना दिया भाई? बैंक है, बहुत सी एफडीआं होंगी जिसमें हम इंटरेस्ट देंगे, बहुत सारे लोन होंगे जिसमें हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट लेने का इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट देने का इंटरेस्ट पेड अकाउंट बनाएंगे, ओके। इसीलिए वो अलग अकाउंट हो गया। क्लियर हो जाती बात? तो यहाँ एक अकाउंट प्रभावित हुआ इंटरेस्ट वाला या इंटरेस्ट रिसीव का, दूसरा अकाउंट प्रभावित हुआ हमारा बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा चूंकि इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। अब चूंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इनकम है, इनकम क्या होती है? डेबिट ऑल द इनकम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके तहत गोल्डन रूल के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये एक इनकम है, और ये अगर क्रेडिट होगा तो ये फ्रेंड्स हमारा डेबिट हो जाएगा। वैसे भी देखना चाहो तो देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखो यहाँ पर रिसीव्ड इंटरेस्ट, बैंक में क्या हुआ? बैंक को क्या हुआ? 10,000 रुपये मिले कि 10,000 गए बैंक से? सर मिले हैं, तो बैंक क्या है? रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के तहत डेबिट कर देंगे। क्या है? रिसीवर है। बैंक क्या है? रिसीवर है। 10,000 रुपये बैंक को मिले हैं, बैंक को, ठीक है, इसलिए वो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, ओके। तो इंटरेस्ट, वही बात यहाँ लिखी कि इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और इंटरेस्ट एक इनकम होती है इसलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब ये है फ्रेंड्स चारों, मतलब तीनों गोल्डन रूल एक जगह पर मैंने लिख दिया है। डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है? अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बस ये अब आपको ध्यान रखना होगा। वैसे भी मैंने आपको समझा ही दिया था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक, ऐसे याद रख लेना। और ये वाला आपका नॉमिनल वाला ऐसे याद रखना जैसे मेरा बैंक अकाउंट चलता है वैसे ही चलता है। तो जो भी मेरे खाते से जाएगा वो डेबिट होगा और जो भी मेरे खाते में आएगा वो क्रेडिट होगा। यहाँ उल्टा होता है दोनों में, ठीक है। जैसे भी फ्रेंड्स आप याद रख सकें,
याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं पालनी है। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स हर बार आपको जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं वहाँ पर गोल्डन रूल जरूर लिखा है, ठीक है। जहाँ भी करवाया है वहाँ पर गोल्डन रूल इसीलिए लिखता हूँ ताकि बार बार करने पर चीज़ें याद होती हैं, कोई चीज़ एक बार में याद नहीं होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट पेज है। तो इफ़ 3 फंडामेंटल रूल्स, 3 फंडामेंटल रूल हमारे कौन सा, वही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये रूल हम याद रखें इनको तीनों को, तो एज डिस्क्राइब्ड वर केप्ट इन माइंड, अगर इनको हम दिमाग में रखें तो इट वुड बी पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस करेक्टली। तो अगर हम ये चीज़ें दिमाग में रखें तो जर्नल की एंट्री पास करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। आपने ये भी नोट किया होगा, यू मस्ट हैव नोटेड इफ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 2 अकाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर एक अकाउंट है, एक ट्रांजेक्शन, इसमें 2 अकाउंट हैं, एक रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर ऐसा होता है तो रिलेवेंट पोजीशन ऑफ द रिलेवेंट रूल इज अप्लाइड। तो उस केस में रियल वाले में रियल का रूल लगाते हैं और नॉमिनल वाले में नॉमिनल का रूल लगाते हैं। मैंने आपको कई जगहों पर दिखाया भी, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ कहा है कि सैलरी, ये वही वाला उदाहरण है हमारा कि हमने सैलरी पे की है क्लर्क को, तो एक हमारा सैलरी अकाउंट प्रभावित हुआ और दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित हुआ। चूंकि कैश हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट का फॉर्म लेगा, सैलरी हमारा खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्म लेगी। नॉमिनल में रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और रियल अकाउंट में होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। इन रूल को, यानी दोनों के अलग अलग रूल को हमने ध्यान रखा, ठीक है। अब यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट हुआ, कैसे हुआ, देखो सैलरी क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट कर दिया। उसके बाद में कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि बिजनेस से 25,000 रुपये जा रहे हैं, मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है तो ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया। तो वही बात ये बता रहे हैं भाई कि एक अकाउंट में, एक ट्रांजेक्शन में अगर 2 अकाउंट हैं तो दोनों को, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी अफेक्ट द सैलरी अकाउंट, हाँ बिल्कुल, एंड कैश अकाउंट। अगर आप सैलरी देते हैं तो वो 2 अकाउंट को प्रभावित करेगा, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट को। फार्मर यानी जो सैलरी अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और जो लेटर यानी कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, हमने लिखा हुआ है। जो सैलरी है वो 3rd रूल से चलेगा। 3rd रूल मतलब नॉमिनल वाला रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। और जो लेटर यानी कैश है वो 2nd रूल के हिसाब से लेगा। जो आपका रियल अकाउंट है उसके लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वही बोल रहा है, वही इसको ध्यान में रखते हुए हम रूल अप्लाई करेंगे। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट विल गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही चीज़ यूज करके हमने ये पूरी ट्रांजेक्शन पास की हुई। तो ये मल्टीपल टाइम्स हमने देखा हुआ है। तो सैलरी अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा क्योंकि सैलरी हमारी खर्चा है तो डेबिट हो जाएगी, और कैश चूँकि हमारे बिजनेस में जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। बातें कर चुके हैं। तो हमारे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। पहला टास्क ये था कि कोई भी ट्रांजैक्शन देख करके ये पहचानना कि हमारे 2 अकाउंट कौन से प्रभावित हो रहे हैं, वो हमने सिखाया आपको। फिर हमारा दूसरा टारगेट था, टास्क नंबर 2, हमने गोल्डन रूल सीखना था कि भाई 2 अकाउंट तो पहचान लिए, लेकिन इन 2 अकाउंट पर गोल्डन रूल क्या है। तो गोल्डन रूल हमने सीखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट के लिए है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर हमने देखा रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। DR से याद रखना, डॉक्टर वाला, और यहाँ पर भी CG है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे याद रख लेना। और इसके बाद में नॉमिनल अकाउंट आया। नॉमिनल का मैंने बताया जो कुछ भी जेब से जाएगा वो हमारा डेबिट होगा, यानी कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये हमारे बैंक अकाउंट जैसा चलता है, और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ठीक है। तो ये हमारा फंडा हो गया, ठीक है। ये हमने गोल्डन रूल आपको सिखाए, गोल्डन रूल सिखाए, और उसी के साथ में ट्रांजैक्शन पर अप्लाई करके ये भी दिखाया कि कैसे असर आता है उसका, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों होगा, ये जैसे है ना। जैसे ये अब इतनी एक लाइन लिखी हुई है, इस एक लाइन की वजह से इतनी बातें हमने निकाली, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। अब जो है कहीं ना कहीं आप तैयार हैं जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। हमारा टास्क नंबर 3 है, नाउ लर्न हाउ टू पास जर्नल एंट्री। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम जर्नल एंट्री पास करने से पहले, अभी तो देखिए हमने लगभग 6 या 7 एग्जाम्पल किए हुए हैं, मैं आपको 15-20 एग्जाम्पल और करवाऊंगा, जिसमें कि आप ये पहचानना शुरू कर दें एकदम ढंग से, ये चीज़ जो ये अपन लोग करते हैं, ये कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंट का टाइप क्या है, उनके लिए रूल क्या है, और कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ये चीज़ हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे। अभी हमने बस केवल बेसिक क्लियर कर लिया है, एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं बहुत मेजर तौर पे, ठीक है। एक बार वो पूरी क्लियरिटी हो गई,
बस फिर जर्नल एंट्री में कुछ बचा नहीं, अब केवल जर्नल एंट्री के फॉर्म में सेट कर देना है। अगर तुम ये जैसे अब ये ऊपर वाला हम देखें, अगर ये इतना कर ले गए ना तो बस केवल अब जर्नल का जो प्रोफार्मा होता है उसमें केवल लिख भर दीजिए सर आप जो है तैयार हैं जर्नल पास करने के लिए। तो अब अगर जो है इतना सीखने के बाद में अगर अच्छा लगा हो कि हाँ सर कुछ आज सीखा हमने, समझ में आया, तो लाइक वगैरह करिए प्लीज़। ठीक है, सोचते होंगे सर यूट्यूब वाले लोग जो है लाइक के चक्कर में मारे रहते हैं। ऐसा नहीं है, लाइक आपका मोटिवेशन देता है, उसी के लिए मैं भी वाकई मोटिवेशन तो चाहिए ही होता है, चाहे पैसे का मोटिवेशन हो और चाहे जो है इंस्पिरेशन का मोटिवेशन हो। आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए अगर हो पाए तो, अगर आपको समझ में आता है, चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। और जो वादा किया है वो पूरा करूँगा, आपको अकाउंटिंग में पास करवाऊँगा, वो मेरा एश्योरेंस है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।